दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इतनी कि इसमें दो दो कत्ल होते हैं और वो कत्ल इतने खौफनाक तरीके से अंजाम दिए जाते हैं कि इस बड़े से बड़ा कातिल, बड़ा से बड़ा पेशेवर मुजरिम भी घबरा जाए। और ख़ास बात ये कि वो कत्ल को करने वाला एक साधारण इंसान होता है और वो इंसान कत्ल करने के बाद भी सामान्य इंसान की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करता है और काफ़ी देर तक लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसने कत्ल भी किया है। ये कहानी खौफनाक होने के साथ साथ काफ़ी कुछ सिखाती भी है। सिखाती है कि ज़िंदगी में सब्र रखना कितना ज़रूरी है। हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं और हम खुद भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो हमेशा परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को गाड़ी, बंगला, दौलत, किसी को परिवार चाहिए, बच्चा चाहिए, शादी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हम उन लोगों को देखते हैं जिनके पास ये सब कुछ है और काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनके पास एक चीज़ नहीं होती, वो है सब्र। और ये वो ऐसी चीज़ है जो उन लोगों को अर्श से फर्श पर ले आती है। आप जब ये कहानी सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है हरियाणा से। हरियाणा का एक शहर करनाल, एक छोटा सा जिला, लेकिन आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री इसी शहर से हैं। और भी काफ़ी रीजंस हैं। यहाँ पर एक एशिया का सबसे बड़ा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और एक दो चीज़ें और भी, क्योंकि ये महाभारत जो हुई थी वो कुरुक्षेत्र में हुई थी। ये महाभारत के जो दानवीर कर्ण हैं उनकी नगरी माना जाता है करनाल को। तो आज की कहानी यहीं से है और इस कहानी की शुरुआत होती है नवीन से। नवीन नाम का एक युवक जो यहाँ के एक स्कूल में काम करता था, जिस स्कूल का नाम था ड्रीम पब्लिक स्कूल। तो करनाल का एक प्रेमनगर इलाका है जहाँ पर ये स्कूल था, वहाँ पर ये लड़का जॉब करता था। इस लड़के के परिवार में इसके माता पिता थे, इसके दो छोटे बच्चे थे और इसकी शादी हुई हुई थी। और इसकी जो माता जी थी वो स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी, सरकारी नौकरी थी, और जो पिता थे वो रिटायर्ड थे शायद किसी प्राइवेट जॉब से। तो स्कूल बंद हो जाता है और ये लड़का वहाँ से काम छोड़कर एक करनाल मोटर करके जगह है करनाल में, वहाँ पर जॉब शुरू करता है। वहाँ पर पुरानी कारों को खरीदा बेचा जाता है। मारुति का प्री सर्टिफाइड एक शोरूम। तो वहाँ पर ये जॉब शुरू करता है, 4-5 साल तक जॉब करता है। अब कहानी में मोड़ तब आता है कि जब एक दिन सुबह ये लड़का उठता है और जल्दी उठ के अपनी चाय वगैरह बनाता है और अपने पिता को बताता है कि मेरे को आज जाना है अपने पुराने स्कूल में जहाँ पर मैं जॉब करता था, तो मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। उसके बाद मुझे माँ को भी छोड़ने जाना है, क्योंकि वो लड़का हर रोज़ सुबह अपने साथ जॉब पे जाते हुए अपनी माँ को उसके कार्यालय में छोड़ता था। तो ये उस दिन जल्दी उठा, काफ़ी जल्दी, जैसे 4-5 बजे, और इसने बोला कि क्योंकि 7-8 बजे ये अपनी माँ को छोड़ता था तो मैं जल्दी से जाके स्कूल से मैं वापस आ जाऊँगा और मैं माँ को छोड़ने जाऊँगा। तो उसके पिता ने भी बोला ठीक है। लड़के ने सुबह चाय वगैरह बनाई, पी और चला गया। उसके बाद 7-8 बज गए लेकिन वो लड़का नहीं आया। तो उसकी माँ ने उसके पिता को बोला कि आप मुझे ऑफिस में आप छोड़ आइए क्योंकि ये लड़का आया नहीं है। और उन्होंने बोला ओके। तो जब वो उसके पिता छोड़ आए, अब सारा दिन निकल गया, लेकिन जब ये लड़के को फ़ोन भी करें तो फ़ोन की बेल जाए लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब लड़के की माता जी वापस भी आ गई, शाम को 3-4 बज गए। तो असूलन इनको लड़के को घर पर होना चाहिए था लेकिन वो नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि शायद वो कहीं सीधा ऑफिस ना चला गया हो लेट होने के कारण। तो इन्होंने फिर से फ़ोन मिलाया लेकिन अब फ़ोन की बेल भी नहीं जा रही थी। तो अब इनको कुछ शक हुआ, लेकिन अभी भी क्योंकि दिन का टाइम था और अक्सर ये लड़का आता जाता रहता था किसी न किसी काम से, तो टाइम निकलता गया और निकलते निकलते रात हो गई, रात की आधी रात हो गई। तो अब इन्होंने सोचा कि अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तो लेकिन उससे पहले जिस स्कूल में जाने का लड़का कह के गया था, उसके पिता को वो स्कूल का एड्रेस मालूम था। तो उसके पिता उस स्कूल की तरफ चले गए रात के समय में। क्योंकि ये स्कूल था, ये पहले एक प्रेमनगर इलाका है जो एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर था, लेकिन फिर ये स्कूल बंद होने के कारण वहां से मूव करके एक सुनसान इलाके में चला गया था, जहां पर एक यमुना नहर भी बहती है और उसके किनारे ये स्कूल बसा हुआ था। तब उसके पिता को पता था कि ये स्कूल उस सुनसान एरिया में है, तो वो और उसकी माताजी बाइक पर जाते हैं वहां पर स्कूल की तरफ। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल में कुछ नहीं होता। जो स्कूल के संचालक भी थे, वो उनका घर भी स्कूल के अंदर ही था वैसे,
लेकिन जब ये लोग देखते हैं दरवाजे से अंदर झांक कर तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो इन्हें लगता है कि स्कूल के अंदर कोई नहीं है, तो ये वापस आ जाते हैं और पुलिस को कंप्लेंट की जाती है। तो पुलिस आती है। अब आप जानते हैं कि पुलिस का रवैया कैसा रहता है शुरुआत में, क्योंकि एक या तो कोई बच्चा हो तो पुलिस को थोड़ा जल्दबाजी रहती है, लेकिन एक एडल्ट, जब एक युवक जो 18 साल से ऊपर का है, अगर वो इस तरह का युवक कोई गायब होता है तो पुलिस को लगता है कि कहीं गया होगा, किसी काम में फंस गया होगा। तो पुलिस कंप्लेंट लिख लेती है और साधारण सी तहकीकात शुरू करती है, जैसे कि फ़ोन मिलाकर देखना और इस तरह की चीज़ें। तो परिवार घर वापस आ जाता है, लेकिन अभी तक कोई खोज खबर नहीं आती। दूसरी तरफ अगले दिन सुबह हो जाती है और माता पिता को चैन नहीं आता। तो माता पिता फिर से जाते हैं स्कूल में, और अब की बार पिता गेट से अंदर झांक कर देखते हैं तो स्कूल के अंदर जो स्कूल के संचालक थे, उनके दो बच्चे, दोनों ही लड़के थे, और एक की उम्र शायद 16 साल और एक की शायद 12 से 14 साल के बीच में थी, और वो होते हैं। तो जो ये नवीन के पिता होते हैं, ये उनको पूछते हैं कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं। तो वो लड़के जवाब देते हैं कि हमारे पिताजी तो अभी यहाँ नहीं हैं, वो किसी काम से दिल्ली गए हुए हैं। तो अब जो नवीन के पिता होते हैं वो पूछते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की लाइटें तो जल रही हैं और आप दोनों अभी बच्चे हो, और आपको अकेले छोड़कर वो कैसे जा सकते हैं, तो वो ज़रूर अंदर ही होंगे। तो नवीन के पिता थोड़ी धमकी भरे अंदाज में बोलते हैं कि स्कूल के गेट का दरवाज़ा खोलिए, मुझे अंदर आना है, नहीं तो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो दोनों बच्चे पहले तो ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो सचमुच में देखते हैं कि ये पुलिस के पास चले जाएंगे तो वो गेट खोलने लगते हैं। लेकिन इतने में ही उनके पिता पीछे से आ जाते हैं, जो स्कूल के संचालक भी थे। और स्कूल के जो संचालक थे उनका नाम था विश्वजीत, और वहाँ पर वो कुकी के नाम से मशहूर। तो विश्वजीत उनके पिता को आवाज़ देते हैं कि मैं अंदर ही हूँ और आप पुलिस के पास क्यों जा रहे हैं, मैं बताइए आपने क्या पूछना है। तो उसके पिता कहते हैं, नवीन के पिता कहते हैं कि हमारा लड़का ये बोलकर गया था कि वो स्कूल आ रहा है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आया, और ये कल सुबह की बात है। वो आपसे मिलने का कहकर गया था और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं। पहले उसका फ़ोन मिल रहा था, लेकिन अब उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा। तो इस पर जो स्कूल के संचालक थे विश्वजीत, वो कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे किसी काम से भेजा था और वो अभी जल्दी ही आता ही होगा। लेकिन जो नवीन के पिता हैं उनको चैन नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी एक मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, और वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी उस जगह जाना है जहाँ पर आपने मेरे लड़के को भेजा है। तो दोनों मानते नहीं हैं। तो विश्वजीत कहता है कि कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, मैं आपको भी ले जा नहीं सकता। लेकिन जो नवीन के माता पिता हैं, ये दोनों ही इस बात के लिए तैयार नहीं होते, और वो बोलते हैं कि हमें आपके साथ ही जाना है, अभी हमें लेके चलिए हमारे लड़के के पास, नहीं तो हम पुलिस के पास जा रहे हैं। तो उसके बाद जो नवीन और विश्वजीत, जो स्कूल का संचालक होता है, वो अपने दोनों लड़कों को लेकर अपनी कार में बैठता है और नवीन के माता पिता को भी बैठा लेता है। अब चलते चलते करनाल से थोड़ी सी दूर, तकरीबन 20 किलोमीटर दूर आप कह सकते हैं, घरौंडा नाम से जगह आती है। तो वहाँ पर एक टोल प्लाजा आता है। जब वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि नवीन के पिता बार बार विकास विश्वजीत से पूछ रहे थे कि मेरा लड़का कहाँ है, तो विश्वजीत उससे काफ़ी घबरा जाता है और काफ़ी चिढ़ जाता है जिसे कहते हैं, और वहाँ पर कार रोक कर उसके पिता को बाहर निकाल देता है। और उसके पिता को समझ नहीं आता, लेकिन विश्वजीत काफ़ी गुस्से में होता है। और जब उसके पिता जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उसकी माता को भी बाहर निकालना होता है, लेकिन ये बंदा वहाँ पर कार छोड़कर भाग जाता है, अपनी कार छोड़कर भाग जाता है। अब इसके पिता को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये तो हमें हमारे लड़के से मिलवाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन इसने यहीं पर कार रोक दी सड़क के किनारे और कार छोड़कर भाग गया। तो इसके पिता पुलिस को फ़ोन करते हैं दोबारा से कि ऐसे ऐसे मैं, क्योंकि मेरा लड़का इनको मिलने का बोल कर गया था, तो मैंने स्कूल में जाकर पता किया, स्कूल में ये सब हुआ, और अभी ये हमें मिलवाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन हमें यहीं पर छोड़ गए। अब पुलिस तेजी से हरकत में आती है, क्योंकि अब पुलिस को शक होता है कि दाल में कुछ काला है। तो सबसे पहले पुलिस पहुंचती है उस स्कूल में, और जब वो बाहर से देखते हैं तो स्कूल बंद होता है फिर से। लेकिन अब पुलिस को अंदर जाना होता है, तो वो गेट खोल दिया जाता है और पुलिस अंदर जाती है। अब जब पुलिस अंदर जाती है तो स्कूल की तलाशी शुरू करते हैं, क्योंकि एक जगह पर वो देखते हैं कि कुछ जले के निशान हैं, जैसे जहाँ पर किसी चीज़ को जलाया गया हो। तो उन्हीं में से एक रूम में जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सभी हैरान रह जाते हैं,
और हैरानी का कारण ये कि अंदर एक लाश पड़ी होती है और ये लाश उसी नवीन नाम के लड़के की होती है। और मंजर इतना खौफनाक होता है कि उसे कुल्हाड़ी से काटा गया होता है और पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा होता है। आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि जो पुलिस वाले होते हैं वो भी खुद को संभाल नहीं पाते और तेजी से बाहर आ जाते हैं। और एक रिपोर्टर जब उस रूम में गया तो उसको भी वॉमिट हो गई, उसको उल्टी आ गई। तो इतना खतरनाक मंजर था वहां पर। तो अब तय हो जाता है कि ये लड़के का कत्ल हो चुका है और सबसे पहला शक स्कूल के मालिक विश्वजीत पर, क्योंकि अभी वो फरार भी हुआ था। तो पुलिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको ढूंढने में, उसके फ़ोन से ट्रेस करने में, और पुलिस बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी के साथ, आप कह सकते हैं 24 घंटे के अंदर ही उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके लाती है और पूछताछ शुरू करती है तो अब किसके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं होते बजाय इसके कि वो सारी कहानी बता दे। तो वो कहानी की शुरुआत करता है। तो कहानी की शुरुआत ये होती है कि ये जो नवीन नाम का लड़का है ये इस स्कूल में काम करता है जिसका नाम ड्रीम पब्लिक स्कूल था। और ये जो विश्वजीत है, जो स्कूल का मालिक, ये काफ़ी अमीर और काफ़ी प्रभावशाली परिवार से आता है। इसका प्रभाव ऐसा था कि इसके पिता आर्मी से रिटायर्ड थे और काफ़ी पैसे वाले लोग थे। इन्होंने काफ़ी देर पहले यहाँ पर स्कूल भी खोला था और इसके पिता एक बार एमएलए के इलेक्शन में भी खड़े रहे थे और शायद जीते भी थे। और जिस समय की ये बात है उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जी हाँ, इंदिरा गांधी स्पेशली इनके पिता से मिलने करनाल आई थी। तो इस तरह का इनका रसूख था, पूरा करनाल शहर जानता था कि इंदिरा गांधी उस समय देश का प्रधानमंत्री होने के नाते इनके पास मिलने आना, और एक एक बच्चा जानता था कि कितना प्रभाव इस परिवार का था। लेकिन पिता की मौत के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदल गया और जो ये स्कूल चला रहे थे ये स्कूल को चलाने में अक्षम हो गए, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्कूल खुल रहे थे। और जैसा कि आजकल सभी शहरों में, छोटे शहरों में हो रहा है कि बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड स्कूल हैं वो उन शहरों में आते हैं, जो वहाँ के छोटे स्कूल हैं उनसे बच्चे हटकर इन स्कूलों में जाते हैं। तो ये स्कूल धीरे धीरे बंद होने लगा और एक दिन ऐसा आया कि स्कूल को ताला लगाना पड़ा और इस लड़के को जॉब से हटना पड़ा जिसका नाम नवीन था। अब ये नवीन वहाँ पर एक पियन कह लीजिए, पियन की तरह, हेल्पर जैसे एक स्कूल में होता है, कागज, फोटो स्टेट, ये वो इस तरह की चीज़ें करना और इस तरह के काम करना, इस तरह के काम वो करता था। तो अब क्योंकि ये लड़का एक दूसरी जगह पर जॉब करने लग गया था तो अब जो स्कूल के ऑनर थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक नई जगह पे स्कूल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चे नहीं आते हैं। तो उन्होंने शहर से थोड़ा बाहर स्कूल बनाने का निर्णय किया। वहाँ पर एक नहर है, यमुना नहर, तो उसके किनारे एक जगह पर इनको जगह भी सस्ती मिल गई, तो इन्होंने काफ़ी बड़ी जगह ली वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ पर ही अंदर ही इन्होंने अपना घर बनाया और स्कूल की बिल्डिंग भी बनाई। तो ये स्कूल बनने में काफ़ी टाइम लगा और तभी भी बनने के बाद भी ये वहाँ पर स्कूल ज़्यादा चला नहीं, थोड़े दिन चला लेकिन उसके बाद फिर से वो सुनसान और बंद हो गया। शायद लोकेशन या शायद उनको स्कूल चलाने का ढंग नहीं था। अब जब वो स्कूल बन रहा था, जब उसकी रिपेयर हो रही थी, इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तब इन्होंने, ये जो ऑनर थे, ये अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने दोनों लड़कों के साथ, एक दिन सुबह सुबह बारिश हो रही होती है तो इस लड़के नवीन के घर जाते हैं। नवीन अब इनके पास काम नहीं करता था, तो जब उसके घर जाते हैं तो उसके पिता से मिलते हैं और उसके पिता को प्रणाम करके उससे पूछते हैं कि आपका लड़का, तो पिता बुला देते हैं। तो वहीं पर बैठे बैठे जब पिता चाय के लिए पूछते हैं तो ये जो स्कूल का मालिक था ये कहता है कि हाँ, हम चाय पियेंगे। तो उसके पिता चाय वगैरह मंगवाते हैं, नवीन चाय बनाकर लाता है, तो उसके आगे कुछ बात करते हैं और वो नवीन को फिर से पूछता है कि अब हम जो बाहर स्कूल बना रहे हैं इससे रिलेटेड काफ़ी काम होते हैं, कुछ कचहरी के कागज़ के कुछ कागजात बनवाने और परमिशंस लेनी गवर्नमेंट के। तो वो एक तरह से नवीन को वापस काम पर बुलाते हैं और कि अब तुम्हें ये काम करने हैं। तो नवीन का क्योंकि पुराना रिलेशन होता है और कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं होता और हंसी खुशी उसने ये स्कूल, क्योंकि स्कूल बंद हो गया था इसलिए वो जॉब छोड़ी होती है, तो नवीन भी कोई ज़्यादा हैरान या मना नहीं करता और वो उस काम के लिए हामी भर देता है कि मैं ये काम करवाऊंगा। तो उसके पिता को बस यही एक याद थी इस ऑनर की कि ये एक दिन हमारे घर सुबह सुबह आया था और इसने नवीन को बोला था काफ़ी साल पहले। तो अब फिर से साल, 1.5 साल बीत जाता है और नवीन धीरे धीरे उस स्कूल के, जो नए स्कूल के काम थे, वो करता रहता है। अब इसे कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो एक तो पहले ही व्यापार में घाटे चल रहे थे और जो स्कूल के संचालक थे विश्वजीत, इनका अपनी पत्नी से भी संबंध अच्छा नहीं चल रहा था।
तो इनकी पत्नी वहीं पास के गांव की रहने वाली थी। तो बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि इनकी तलाक की नौबत आ जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अभी कानूनी रूप से अलग नहीं होते, लेकिन अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो जो इस ऑनर के जो विश्वजीत था, इसके जो ससुराल वाले भी थे, वो भी इसके काफ़ी खिलाफ थे। तो वो लड़की को अपने पास रख लेते हैं और दोनों बच्चे इसके पास ही रहते हैं। अब एक दिन विश्वजीत जाता है वहाँ पर, उस लड़की को उससे बात करता है, एक दो बार मिलकर उसके घर से बाहर उसे बुलाता है और उसको बोलता है कि अब मैं सुधर गया हूँ, मैं इस तरह की गलतियां दोबारा नहीं करूँगा, तो तुम मेरे साथ चलो। अब जो लड़की होती है, उसके घर वाले काफ़ी विरोध में होते हैं इस अपने दामाद के। तो वो चाहते नहीं हैं कि उनकी लड़की वापस जाए, लेकिन फिर भी ये कन्विंस कर लेता है उसको। और वो लड़की अपने ताऊ को, जो उसके रिश्ते में ताऊ होते हैं, उनको बताती है कि ऐसे ऐसे बात हुई है और अब ये मुझे फिर से बुला रहा है, तो मैं इसके पास वापस जा रही हूँ। लेकिन वो अपने घर वाले से किसी को ये नहीं बताती कि मैं वापस इसके पास जा रही हूँ, और सिर्फ अपने ताऊ को ये राज वो बताती है कि मैं वापस इसके पास जा रही हूँ। तो जब ये वापस आ जाती है तो घर वालों का इससे बोलचाल बंद होता है, क्योंकि उसके ताऊ बाद में बता देते हैं कि वो तो वापस चली गई है उसके पास। तो ना ये फ़ोन करती है और ना ही उसके घर वाले कभी उसकी हाल चाल पूछते हैं फ़ोन करके। अब बात चलते चलते, क्योंकि अंदर से आपको पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो जो विश्वजीत था, वो अपनी पत्नी से इतनी नफरत उसके अंदर भर चुकी थी कि वो मतलब उसको मारने की प्लानिंग करने लगता है। अब उधर से ये जो नवीन नाम का लड़का है, ये भी स्कूल में हर रोज़ आता जाता है, क्योंकि इसको बहुत सारे काम होते हैं। तो जो विश्वजीत होता है, वो कुछ एक दो बार ऐसे इनको इस तरह से देख लेता है कि इसको शक हो जाता है कि इसका इसके साथ अफेयर चल रहा है, जो मतलब उसकी पत्नी है, स्कूल की मालकिन है, उसका स्कूल के पीएन के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो एक दो बार इस बारे में अपनी पत्नी से बात भी करता है, उसे बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे आपको देखा। तो उसकी पत्नी मना कर देती है। तो विश्वजीत एक तरह से चेतावनी देते हुए अपनी पत्नी को बोलता है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समय बीतता है, थोड़े एक दो महीने फिर से बीतते हैं। अब जो वैलेंटाइन डे है तब वो आता है। उससे पहले एक दिन विश्वजीत जब स्कूल में पहुंचता है, तो ये जो लड़का था नवीन, ये उसकी पत्नी को फूल दे रहा होता है। अब क्योंकि इसके दिमाग में पहले से ही शक था और इसका दिमाग काफ़ी नफरत से भरा हुआ था अपनी पत्नी को लेकर, तो जब वो ये सीन देखता है तो इसका दिमाग ये अपने आपे से बाहर हो जाता है और ये सोचता है कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जब शाम होती है, क्योंकि स्कूल में मिस्त्री वगैरह और भी काफ़ी लोग होते हैं, तो वो सब चले जाते हैं। अब शाम के टाइम विश्वजीत अपनी पत्नी को एक स्कूल के रूम में बुलाते हैं और कुल्हाड़ी लेकर उससे वार करते हैं और उसको काट कर ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद उसकी लाश को लाकर स्कूल के ही आंगन में जला दिया जाता है, ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। अब क्योंकि ये मैंने बताया कि स्कूल का एरिया ऐसा था, सुनसान एरिया था, वहाँ पर आसपास कोई घर नहीं, कोई दूर दराज तक कोई रहता नहीं, तो किसी को पता भी नहीं चलता और लाश को जला भी दिया जाता है। और आप देखिए, लाश को जलाने के 1.5-2 महीने के बाद भी किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि जो लड़की होती है, उसके जो मायके वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि ये अपने पति के पास है, और अब क्योंकि हमारी आपस में अनबन है, हम इसको फ़ोन नहीं करेंगे, और ये भी इसीलिए हमें फ़ोन नहीं करती। तो मायके वालों के हिसाब से वो लड़की अपने पति के साथ रह रही है, और पति इस बात का फ़ायदा उठाता है कि मेरी लड़की के अपने मायके वालों से संबंध अच्छे नहीं हैं, वो कोई बात शेयर नहीं कर रही, तो वो उसे मार कर जला देता है। अब उसके राडार में होता है, और इसमें खास बात ये थी कि उस पति के दोनों लड़के जो थे, वो भी अपनी माँ को मारने में और उसको जलाने में इसकी हेल्प करते हैं। वो मारते तो नहीं, लेकिन जब वो जलाता है, इनको सब कुछ पता होता है, लेकिन ये किसी को कुछ बताते नहीं और जलाने में उसकी हेल्प करते हैं। अब दूसरी तरफ जो ये कहानी आगे बढ़ती है, अब उनकी नज़र में जो नवीन था युवक, जो इस सारे प्रेम प्रसंग की वजह था, उसको भी ये लोग ठिकाने लगाना चाहते होते हैं। तो इसी के तहत एक दिन विश्वजीत नवीन को फ़ोन करता है कि मुझे कुछ काम है, सुबह जल्दी आ जाना। तो वो लड़का वहाँ पर चला जाता है। जब वो स्कूल पहुँचता है, उसके साथ भी ऐसा ही किया जाता है और उसको मार कर कमरे में घेर दिया जाता है। लेकिन अब उसको उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि सभी समय चाहिए होता है, और अब कहानी का वही शुरुआत में जहाँ कहानी शुरू हुई थी, उसके पिता को जब पता चलता है नवीन के कि मेरा बेटा नहीं आया, तो उसके पिता तेजी से एक्शन लेते हैं। वो पुलिस में जाते हैं, वो स्कूल आते हैं। तो अब
अगर आपको वो सीन ध्यान हो जो मैंने बताया था कि जब उसके पिता स्कूल के बाहर आते हैं और ये दोनों बच्चे उससे मना करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस समय जो स्कूल का ऑनर था, विश्वजीत, जो कातिल भी था, वो अंदर नवीन की लाश के ही टुकड़े कर रहा होता है, लेकिन वो उसके पिता को बताता नहीं है। तो उस समय इन्होंने लाश को ठिकाने लगाना होता है, लेकिन इसके पिता की वजह से जो वो तेजी से जो सारा घटनाक्रम होता है उसकी वजह से इस चीज़ का खुलासा हो जाता है, नहीं तो उसकी लाश को भी पहली पत्नी की लाश की तरह कहीं ठिकाने लगा दिया जाता। अब उसके बाद आप देखिए कितनी खौफनाक ये कहानी थी, और पुलिस इस स्कूल संचालक को गिरफ्तार कर लेती है। और आप जब अभी भी आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, जब आप करनाल डबल मर्डर स्कूल ऑनर डालेंगे तो आपको कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब होता यह है कि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं, उसकी वजह से हम वो खौफनाक मंजर, वो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते, तो अन्यथा वो बहुत ही खतरनाक थी। तो एक काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस कहानी से, और सीखने को यही मिलता है। एक आप देखिए, उसकी जो पत्नी थी, उसके परिजनों की गलती, उन्होंने अपनी बेटी का कभी हाल चाल ही नहीं पूछा, और उसके पति ने उसे मारकर फेंक भी दिया, जला भी दिया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन दूसरी तरफ जो अपने बच्चों का ध्यान रखते थे, जो नवीन के पिता थे, उन्होंने तेजी से मुस्तैदी से काम लिया, क्योंकि उनका बच्चा आया नहीं था। उन्होंने तेजी से एक्शन लिया, पुलिस में गए और खुद भी ढूंढा, और ये कातिल का पर्दाफाश हो गया, नहीं तो वो न जाने कितने कत्ल और करता। जब तक ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, उससे पहले उसके जो दोनों लड़के थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनको बाल सुधार गृह में भेजा गया, क्योंकि वो 18 साल से छोटे थे। और नवीन को भी, उनका अभी कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि दो दो कत्ल हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि फांसी हो या उम्र कैद हो, इनमें से कुछ एक होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खौफनाक। और आपको अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही, क्यों ये लोगों का दिमाग ऐसे घूम जाता है। और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाकी चैनल पर बने रहिए, और नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे।